हेलो गाइस, देखिए आज हम क्लास 11th का जो हमारा फिजिक्स सब्जेक्ट है उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेज़रमेंट। यानी कि फ़िज़िक्स की दुनिया और जो भी हम मापते हैं, मेज़र करते हैं, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, कैसे पड़ी, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं साइंस की। साइंस होती क्या है? साइंस हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो रखी है या फिर हमें जो भी जिस चीज़ की इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, उस नॉलेज को ही हम किसका नाम दे देते हैं? साइंस का नाम दे देते हैं। यानी कि वही क्या कहलाती है? हमारी साइंस कहलाती है, जो हमारे पास नॉलेज या इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अब बात करते हैं साइंस के अंदर भी कई चीज़ें होती हैं, यानी कि अलग अलग, जिसको साइंटिस्टों ने क्या किया, अलग अलग टाइप के नाम दे दिए, नाम रख दिए उसके। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास साइंस को हमने 2 टाइप में ले लिया। फर्स्ट है फिजिकल साइंस, सेकंड है बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, तो फिजिकल साइंस के अंदर हम पढ़ेंगे जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी को, और भी बहुत सारी इसके अंदर अलग अलग कैटेगरी के अंदर बुक्स के नेम हैं, या फिर हम कह सकते हैं इनको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, सेकंड है बायोलॉजिकल साइंस, उसके अंदर हमने बॉटनी, जूलॉजी उनको रखा है। तो हम यहाँ पे सिर्फ क्या पढ़ने वाले हैं? हमारी फिजिक्स। ठीक है, अब बात करते हैं फिजिक्स की। व्हाट इज़ फिजिक्स, यानी कि फ़िज़िक्स क्या होती है? तो ये क्या है? एक साइंस की ही ब्रांच है। हमने अभी पढ़ा फिजिकल साइंस, तो ये क्या है? हमारी फिजिक्स साइंस की ब्रांच है, जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? नेचर से रिलेटेड चीज़ें, नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, इट इज़ ए ब्रांच ऑफ साइंस, ये एक साइंस की ब्रांच है। इन विच वी स्टडी, इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं? अबाउट नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना। ठीक है, नेचुरल फिनोमिना और नेचर के बारे में, यानी कि प्रकृति में क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे? फिजिक्स के अंदर पढ़ेंगे। तो फिजिक्स को भी आगे हमने क्या कर दिया? कैटेगराइज कर दिया, क्योंकि कई चीज़ें इसके अंदर, मतलब ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी फिजिक्स, जिसको हमें एक चीज़ फिजिक्स के नाम से पढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी। इसलिए साइंटिस्टों ने सोचा इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। यानी कि एक है हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स, दूसरी है हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, आगे जाके ये भी बहुत मतलब अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हुई, लेकिन एक बार तो हम इसको क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में ही डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो क्लासिकल फिजिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? मैक्रोस्कोपिक डोमेन। और मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? माइक्रोस्कोपिक डोमेन। यानी कि अब ये हम देखते हैं ये क्या होगा, मैक्रोस्कोपिक क्या होता है और माइक्रोस्कोपिक क्या होता है। तो मैक्रोस्कोपिक के अंदर हम पढ़ेंगे जो लार्ज साइज के ऑब्जेक्ट हैं, जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं, उनके बारे में स्टडी हम करते हैं किसमें? मैक्रोस्कोपिक के अंदर। और जो स्मॉल साइज के ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी स्टडी हम किस में करते हैं? माइक्रोस्कोपिक के अंदर। ठीक है, अब हमारे पास 11th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या है हमारे मैक्रोस्कोपिक की जितने भी हैं, यानी कि लार्ज साइज के ऑब्जेक्ट हैं, उनको हम 11th क्लास में स्टडी करते हैं। ज़्यादातर यही है हमारे पास। क्लासिकल फिजिक्स को हम 11th में पढ़ेंगे। और जो मॉडर्न फिजिक्स है और स्मॉल साइज के जो ऑब्जेक्ट हैं, यानी माइक्रोस्कोपिक डोमेन जितनी भी है, उसको हम लगभग अप्रोक्सीमेटली 12th क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी 11th क्लास की फिजिक्स। ये थी कुछ बेसिक बातें। तो देखिए इस चैप्टर के अंदर हमारे पास सबसे पहले क्या डिस्कस कर लेते हैं? फंडामेंटल फोर्सेस क्या होते हैं और वो कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल फोर्सेस, जो बेसिक फोर्स होते हैं हमारे पास, वो 4 टाइप के हैं। फंडामेंटल फोर्सेस आर ऑफ 4 टाइप। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइप की बात करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। तो इसको हम 9th क्लास में भी वैसे थोड़ा देख के आ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। तो ये क्या है? एक हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है इनका, यानी कि आपस में अट्रैक्ट करते हैं कोई भी 2 ऑब्जेक्ट। उनका जो मासेज होता है वो आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी 2 ऑब्जेक्ट। कोई भी 2 ऑब्जेक्ट का आपस में अट्रैक्शन ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस, जो उनके मासेस होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? म्यूचुअल अट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिख सकते हैं? द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स exerted by a particle of mass m1 on another particle of mass m2। यानी कि जो m1 और m2 है उनका जो मैग्नीट्यूड है
वो फोर्स एक्सर्टेड बाय ये पार्टिकल, किसी पार्टिकल के ऊपर क्या करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे, उसको हमने एक मास को हमने m1 नाम दे दिया, दूसरे मास को हमने m2 नाम दे दिया। ठीक है, दोनों आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, कुछ डिस्टेंस होगी उनकी। मान लो हमने m1 मास को यहाँ पे प्लेस किया, m2 मास को यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, अब दोनों के बीच की कुछ डिस्टेंस है, उसको हमने r डिस्टेंस से डिनोट कर दिया। तो क्या होगा, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि न्यूटन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या कहा कि जो दोनों मासेस हैं उनके तो फोर्स जो लगेगी दोनों मास के बीच में वो तो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी कि जो m1 और m2 के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जो इनके बीच की फोर्स होगी वो डायरेक्टली होगी किसके, मासेस के। यानी कि मासेस बड़े हैं तो फोर्स भी ज़्यादा लगाएंगे। अगर मासेस कम है दोनों की, m1 और m2, अगर मास कम है तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो भी क्या होगा, कम लगेगा। यानी कि इनके प्रोडक्ट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो इनके बीच की डिस्टेंस है r, उसकी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर है। यानी कि f इन्वर्सली 1/r²। ठीक है, तो जो इनके बीच की डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली है। यानी कि m1 और m2 क्या है, अगर पास पास रखे हैं तो क्या होगी, डिस्टेंस कम होगी। डिस्टेंस कम होने से जितने पास होंगे उतना फोर्स ज़्यादा लगाएंगे और जितने दूर होंगे उतना फोर्स कम लगाएंगे। तो इसका मीनिंग ये हुआ, इसको हमने इक्वेशन 2 नाम दे दिया। अब क्या करते हैं, फ्रॉम 1 and 2, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, f डायरेक्टली है m1 m2 के डिवाइड बाय इन्वर्सली किसके, r² के। ठीक है, तो जैसे ही हम ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं यहाँ से, तो एक आता है हमारे पास इक्वल का साइन और दूसरा कोई कांस्टेंट आता है साथ में। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसलिए इसको हमने g नाम से कोई ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का नाम दे दिया। तो f इक्वल क्या हो जाएगा, g m1 m2 बाई r²। ये हमारे पास क्या आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, g की वैल्यू निकाल सकते हैं। g की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसके डिवाइड में 1 है, f r² बाई m1 m2। यानी कि g इक्वल क्या आ गया, f r² बाई m1 m2। यहाँ से अगर हम इसकी यूनिट निकालना चाहे तो वो भी निकाल सकते हैं। हमें पता है 9th में पढ़ा था क्या, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में करते हैं, तो यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय, अब मास को किस में लेते हैं, केजी में लेते हैं, और दूसरा भी मास है हमारे पास तो क्या लिखेंगे, केजी। तो यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और जी क्या है हमारे पास यहाँ पे, जी है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है तो क्या होगा, इसकी कुछ फिक्स वैल्यू होगी। तो वो वैल्यू क्या होती है, जी इक्वल 6.67 इंटू 10⁻11 और यूनिट लगा देंगे, ये भी निकाल लिया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये था हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं नेक्स्ट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टी, सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास, इट इज़ वीकेस्ट फोर्स इन नेचर। यानी कि ये क्या है, नेचर के अंदर सबसे कमज़ोर फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारे पास, इट ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। यानी कि ये किसको ओबे करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। कैसे, जैसे 1/, ये f इनवर्सली किसके, डिस्टेंस के, उसके स्क्वायर के। तो यानी कि जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा, और जितना कम फोर्स होगा उतने ही मासेस क्या है, दूर रखें। यानी कि डिस्टेंस मासेस की क्या है, ज़्यादा है। तो इसलिए ये ओबे किसको कर रहा है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को। ठीक है, थर्ड पॉइंट है हमारे पास, इट्स फील्ड पार्टिकल इज ग्रेविटोन। इसका मतलब ये हुआ, हमारे पास एक m1 मास यहाँ रखा है, m2 मास यहाँ रखा है। ठीक है, तो जो दोनों मासेस के बीच में डिस्टेंस है, जो गैप है, जो मीडियम है, उसके अंदर पार्टिकल कैसे होंगे, ग्रेविटोन होंगे, क्योंकि ये कौन सा ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इनके बीच में। तो जो इसके पार्टिकल हैं वो कैसे होंगे, ग्रेविटोन। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, इट इज़ कंजर्वेटिव इन नेचर। यानी कि ये कैसा है, कंजर्वेटिव इन नेचर का मीनिंग है ये क्या रहता है, कंजर्व रहता है, नेचर के अंदर चेंज नहीं होता। ठीक है, कांस्टेंट रहता है। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज
इज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ अदर बॉडीज, यानी कि दो बॉडीज के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो किसी तीसरी बॉडी की वजह से अपने आप को कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। मान लो m1 m2 है यहाँ पे, और बीच में कोई और पार्टिकल या कोई बॉडी और आ जाती है, या फिर मान लो कोई मास ही और है हमारा m3, तो जो m3 के आने से m1 m2 के बीच में जो फोर्स लग रहा था उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। 6 पॉइंट है, इट इज़ सेंट्रल फोर्स। ये कैसा फोर्स होता है? सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मीनिंग m1 कहीं हमने प्लेस किया हुआ है, उसका जो सेंटर है वो m2 का जो सेंटर है उसको ये सेंटर से आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। और 7th पॉइंट हमारा यही हो जाएगा क्या? इट इज़ अट्रैक्टिव इन नेचर, यानी कि इसका नेचर कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा। ये आपस में मासेस क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है। ये था हमारे पास फर्स्ट लॉ। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड लॉ हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में हमने मासेस की बात की थी, ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर हम किसकी बात करेंगे? चार्ज पार्टिकल की बात करेंगे। इट इज़ द फोर्स बिटवीन चार्ज पार्टिकल। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो किसके बीच में लगेगा? चार्ज पार्टिकल के बीच में लगेगा। तो जो चार्ज पार्टिकल है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो वो हमारा अट्रैक्टिव नेचर भी हो सकता है और रिपल्सिव नेचर भी हो सकता है। ठीक है, वो बात आगे करेंगे। अभी डेफिनेशन देख लेते हैं इसकी। क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2। हमारे पास दो चार्जेज है Q1 और Q2। सेम वैसे ही जो ग्रेविटेशनल फोर्स में था, इन दोनों के बीच फोर्स लगेगा वो क्या होगा? डायरेक्टली होगा। किसके? Q1 और Q2 के। और इन्वर्सली किसके होगा? r² के। Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाई डिस्टेंस r इन एयर और वैक्यूम इज गिवन बाय कूलम्ब लॉ। ये किसने बात की थी? कूलम्ब साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था, कूलम्ब लॉ दिया था। क्या? F डायरेक्टली किसके होगा? चार्जेस के। जो दो चार्जेज हैं उन दोनों के बीच का जो फोर्स लगेगा वो डायरेक्टली होगा Q1 Q2 के। यानी कि चार्जेस बढ़ रहे हैं तो फोर्स बढ़ रहा है, और चार्जेस घट रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो फोर्स भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया, और ये हमारी इक्वेशन 2 होगी। अब यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिख सकते हैं? F डायरेक्टली Q1 Q2 बाय r²। सेम वैसे ही अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं यहाँ से तो क्या होगा? इक्वल में और कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में हमने उस कांस्टेंट को K नाम दे दिया। तो क्या हो जाएगा? F इक्वल K Q1 Q2 बाय r²। ये हमारे पास कौन सा फोर्स आ गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब जो हमारे पास कांस्टेंट आया था K, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तो इसकी फिक्स वैल्यू कितनी है? 1/4πε0 हम उसकी जगह लिख सकते हैं। ये क्या होता है? एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन नोट लगा है यहाँ पे, तो ये किसके लिए? परमिटिविटी एयर के लिए। ठीक है, एप्सिलॉन नोट को हम किस में डिनोट करते हैं? परमिटिविटी इन एयर। अगर यहाँ से नोट हट जाता है तो वो कोई मीडियम की आएगी, लेकिन हमारे पास इसमें क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में एप्सिलॉन नॉट, तो वो क्या? परमिटिविटी इन एयर। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है हमारे पास 9 × 10⁹, जो हम न्यूमेरिकल वगैरह सोल्व करते हैं तो उनमें यूज़ करते हैं इसकी वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ से K कांस्टेंट, यानी कि फोर्स इक्वल क्या था हमारे पास? K Q1 Q2 बाय r², ये वैल्यू थी। अब यहाँ से K निकालेंगे तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई FR² बाई Q1 Q2 लिख दिया हमने। ठीक है, अब वैसे ही सेम K की भी कुछ ना कुछ यूनिट निकलेगी, वो निकालते हैं। फोर्स की क्या होती है? न्यूटन, और डिस्टेंस को किस में मेज़र करते हैं? मीटर स्क्वायर, और चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है? कूलम्ब। तो Q1 और Q2 की जगह हम C.C यानी कि C² लिख सकते हैं इसको। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये इसकी K की क्या आ गई? यूनिट आ गई। ठीक है, अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? जब इसको हम सोल्व करते हैं 1/4πε0, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालते हैं, ये K की वैल्यू निकालते हैं। जैसे K की वैल्यू भी निकल सकती है यहाँ से 1/4πε0 की जगह 9 × 10⁹ करके, ये जब वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से निकल जाती है। ठीक है, और वैसे अगर हम एयर लेते हैं, एयर में लेते हैं एप्सिलॉन नॉट, तो उसकी फिक्स वैल्यू होती है क्या? 8.85 × 10⁻12।
यहाँ से ये वैल्यू इसकी न्यूमेरिकल वगैरह में हम पुट कर सकते हैं ये भी, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब जो एप्सिलॉन नोट है उसकी भी तो कुछ ना कुछ यूनिट निकलेगी हमारे पास। तो क्या था, एफ इक्वल क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नोट, यहाँ से हम एप्सिलॉन नोट की यूनिट निकालेंगे, क्या आएगी, ये तो हमने किसकी निकाली थी, के की निकाली थी, ठीक है। अब हम एप्सिलॉन नोट की निकालते हैं। ये हम यहाँ पे क्यों निकाल के दिखा रहे हैं, क्योंकि आगे डायमेंशन फॉर्मूला के अंदर आपको ईजी हो जाएगा यूनिट कैसे निकालते हैं और डायमेंशन फॉर्मूला कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एप्सिलॉन नोट अलग करेंगे और एफ को इधर ले आएंगे, तो क्या होगा Q1 Q2 बाई 4 पाई एफ आर स्क्वायर, ठीक है। इसको इधर ले आए और इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके चाहे एक स्टेप और लिख के यहाँ से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। Q1 Q2 की यूनिट है हमारे पास कूलम, लिख दिया हमने कूलम स्क्वायर। 4 पाई क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू है कोई, फोर्स तो कॉन्स्टेंट वैल्यू की क्या यूनिट नहीं होती कुछ भी। एफ क्या है हमारे पास, न्यूटन, और डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, मीटर में, यानी कि कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक ये बात करी हमने किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। अब उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की क्या प्रॉपर्टी होती है। तो ये क्या है, हमने स्टार्टिंग में ही बात की है, इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव इन नेचर। चार्ज तो कैसा, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव हो सकता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारे पास, इट इज़ 10⁻36 टाइम्स स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमारा कैसा था, वीक फोर्स था, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उससे 10⁻36 पावर ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से, कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारे पास, इट ओबे इनवर्स स्क्वायर ला, वही सेम बात, एफ क्या कर रहा है 1/r स्क्वायर है, यानी कि किस पे, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, यानी डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स ज़्यादा और फोर्स कम होगा तो डिस्टेंस ज़्यादा, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट कर लेते हैं हम यहाँ से, इट इज़ कंजर्वेटिव इन नेचर, यानी कि ये कैसा है, नेचर में कंजर्वेटिव है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो सकता। अब हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है, इट इज़ सेंट्रल फोर्स, ये भी कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। ये कोई सेंटर है, यहाँ पे Q1 रखा है हमने, यहाँ पे ये सेंटर है, ये हमने Q2 रखा है, तो ये दोनों सेंटर से ही क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। इसलिए हम इसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। सिक्स्थ पॉइंट है, फील्ड पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज फोटोन, यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग रहा है उसके बीच में जितने भी पार्टिकल हैं मीडियम के अंदर वो कैसे हैं, फोटोन्स हैं, ठीक है। तो ये बातें हम 12th क्लास में एटम न्यूक्लियाई वाला जो चैप्टर उसमें बात करेंगे, फोटोन्स, ग्रेविटोन और इन सब की, ठीक है। तो अब के लिए इतना ही कि जो फील्ड पार्टिकल हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर वो उनका नेचर कैसा है, वो कैसे हैं, फोटोन्स हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। अब थर्ड फोर्स की बात करते हैं। थर्ड फोर्स है हमारे पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का क्या काम है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को क्या करता है, ये बांध के रखता है, बाइंड करता है। द फोर्स दैट बाइंड द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन टुगेदर इन ए न्यूक्लियस इज नोन एज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को रखता है एक जगह पे बांध के, किसको, किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, तो वही क्या कहलाता है, हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक जगह रहते हैं, वो किसकी वजह से, कुछ ना कुछ उनके बीच में फोर्स है, उसी वजह से रहते हैं, तो वो कौन सा फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग ये न्यूक्लियर फोर्स कब प्रोड्यूस होता है, जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। अब न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर क्या होता है, कैसे होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। 2 टाइप से न्यूक्लियर रिएक्शन हो सकती हैं। तो फ्यूजन का मीनिंग क्या हुआ, ब्रेकअप, यानी कि तोड़ता है उसके अंदर, ठीक है। और न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर क्या होगा, एडअप, यानी कि जोड़ने का काम करता है। तो ये हमारी न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जो है कितने टाइप से हो सकता है। तो एक तो किस किस के बीच में लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन टाइप फोर्स होता है, एक होता है प्रोटॉन प्रोटॉन टाइप फोर्स, थर्ड हमारे पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन टाइप फोर्स,
ठीक है। जैसे हमारे पास ये क्या है, न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्या है, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है, और जो इसके इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके बाहर से चक्कर लगाता है। तो जो 3 टाइप के न्यूक्लियर फोर्स हैं, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये किसके अंदर आते हैं, हमारे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो सबसे पहले क्या है, इट इज़ द स्ट्रोंगेस्ट फोर्स इन नेचर। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है नेचर के अंदर। ठीक है, और सबसे वीकेस्ट कौन सा था, ग्रेविटेशनल फोर्स। ध्यान रखनी है ये बातें। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, नाम से याद हो जाएगा। सेकंड पॉइंट हमारे पास, इट इज़ 10⁻38 टाइम्स स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ये 10⁻38 टाइम्स स्ट्रोंगर है किससे, ग्रेविटेशनल फोर्स से। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की हमने बात की थी वो कितना स्ट्रॉन्ग था, 10⁻36। ठीक है, थर्ड पॉइंट बात कर लेते हैं, इट इज़ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये क्या है, ये फोर्स कंजर्व नहीं रहता, कांस्टेंट नहीं रहता, चेंज होता रहता है। ठीक है, इसलिए नॉन कंजर्वेटिव है नेचर के अंदर। इट इज़ नॉन सेंट्रल फोर्स, और ये सेंटर के बीच भी सेंटर के बीच में भी नहीं लगता, ये इसलिए इसको हमने बोल दिया नॉन सेंट्रल फोर्स। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट हमारे पास, फील्ड पार्टिकल आर पाई मेसोन, या फिर मेसोन भी बोल सकते हैं। जो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, तो जो फील्ड पार्टिकल आएंगे इनके बीच में वो कैसे होंगे, पाई मेसोन। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करेंगे, हमारे पास लास्ट फोर्स बचता है उसकी। लास्ट फोर्स हमारे पास वीक न्यूक्लियर फोर्स, यानी कि वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, दैट टाइप ऑफ फोर्स विल प्रोड्यूस ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। ये वीक न्यूक्लियर फोर्स कब प्रोड्यूस होता है, जब इंटरेक्शन होता है किसका, एलिमेंट्री पार्टिकल्स का आपस में। ठीक है, तो अब बात आती है एलिमेंट्री पार्टिकल कौन से होते हैं। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स आर ऑफ 2 टाइप, फर्स्ट है एंटी न्यूट्रिनो, सेकंड है न्यूट्रिनो। ठीक है, इनको हम ये कह सकते हैं, जो इनका लाइफ टाइम है वो कैसा होता है, बहुत कम होता है, यानी कि ना के बराबर ही एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। ठीक है, तो इट विल प्रोड्यूस ड्यूरिंग बीटा डिके, और जो बीटा डिके प्रोड्यूस होता है, मतलब बीटा डिके होता है उस टाइम पे ये प्रोड्यूस होते हैं, और जब ये ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि बहुत कम लाइफ टाइम होता है इनका। किनका, एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो का। इनको हम पॉजिट्रॉन भी बोलते हैं, वो फिर आगे सारा डिस्कस करेंगे, 12th क्लास में अच्छे से दिया हुआ है वहाँ पे। ये एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल के बीच में जो इंट्रैक्शन होता है जब प्रोड्यूस होता है क्या, वीक न्यूक्लियर फोर्स। और ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो एंटी न्यूट्रिनो होता है और एक न्यूट्रिनो होता है। ठीक है, इनका लाइफ टाइम बताया क्या होता है, बहुत ही कम होता है, नेग्लेक्जिबल के समान मान के चल सकते हैं हम। इट विल प्रोड्यूस ड्यूरिंग बीटा डिके, और ये कब प्रोड्यूस होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स जब बीटा डिके होता है। ठीक है, अब वीक न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं हम। तो प्रॉपर्टीज ऑफ वीक न्यूक्लियर फोर्स, सबसे पहली है, इट इज़ 10⁻25 टाइम्स स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स से 10⁻25 टाइम्स स्ट्रोंग है कौन, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारे पास, इट इज़ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये भी क्या है, नॉन कंजर्वेटिव होता है, यानी कि सेम नहीं रहता, कांस्टेंट नहीं रहता, कंजर्व नहीं रहता, चेंज होता रहता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, फील्ड पार्टिकल्स इज वेक्टर बोसोन, यानी कि जो वीक न्यूक्लियर फोर्स लगेगा जब, तो उनके बीच में, एंटी न्यूट्रिनो न्यूट्रिनो के बीच में, तो जो फील्ड पार्टिकल्स होंगे वो कैसे होंगे, वेक्टर बोसोन होंगे। ठीक है, ये सारी अब हम उसमें न्यूक्लियाई के चैप्टर में पढ़ेंगे एटम के अंदर। तो अब लास्ट में ये हो गए होंगे चारों फोर्स, समझ में आई थिंक आ ही गए होंगे। क्वेश्चन बनता है हमारा, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रेशियो बताएं फंडामेंटल फोर्सेस का, तो क्या रेशियो होगा, 1:10⁻36। ये जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना चारों, उनके अंदर दिया हुआ है ये कि कितने टाइम्स, कितना ज़्यादा, किससे ज़्यादा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर किया गया है हर प्रॉपर्टी के अंदर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है 1, और उसका रेशियो होगा 10⁻36 जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का था,
और रेशियो होगा 10⁻38 जो किसका था, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का था। और उसके बाद रेशियो 10⁻25 जो किसका है, वीक न्यूक्लियर फोर्स का है। ठीक है, तो यहाँ से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन आया, नाम से पता है क्या, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, ये इतना फोर्सेस, फंडामेंटल फोर्सेस की बात हमने की है। यहाँ तक अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लेना और इनको ध्यान में रख लेना बातें, और ये याद करनी है आपको। ठीक है, समझ लेना अच्छे से, ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना। थैंक यू।